ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों का इस विधि संस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूपी हायर जुडिशियल सर्विसेज के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। बेसिकली मैं पहले आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये दे दूं कि मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि मैं 45 मिनट की ही क्लास लूं और अगर मुझे लगा कि नहीं आई कैन डू तो फिर मैं आगे से कंटिन्यू करूंगा। ठीक है जी। देखिए, बेसिकली हम जिस एक्ट के विषय में पढ़ रहे हैं, इस एक्ट का नाम है प्रक्राम्य लिखित अधिनियम। मतलब ये एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की बात करता है जिसे कॉमर्शियल जगत में या जहाँ पर आपको व्यापारिक ट्रांजैक्शन करने हो वहां पर जिसे मनी के रूप में यूज किया जाता था। व्यापार में ये पॉसिबल नहीं है कि साहब हर व्यक्ति हर समय पैसा लेके व्यापार करे, इसलिए एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया गया और जिसके माध्यम से लोग विश्वास कर सकें और उसे धन के रूप में लेन देन के रूप में उसे यूज किया जा सके। ये एक्ट अंग्रेजी शासन में बना था और नो डाउट उसमें वही रूल्स हैं जो अंग्रेजी शासन के रूल हैं। और यदि आप केवल अंग्रेजी शासन की बात न करते हुए ओवरऑल जितना भी कमर्शियल सोसाइटी है, चाहे वो किसी भी देश की हो, यदि आप रूल्स देखते हैं तो सिमिलर रूल्स आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि कम से कम ये अधिनियम ऐसा है कि आप यहाँ का पढ़ें, आप पाकिस्तान का पढ़ें, आप किसी यूरोपियन कंट्रीज का पढ़ें, आप किसी साउथ अफ्रीकन कंट्रीज का पढ़ें, आपको जो ये रूल्स हैं वो यूनिफॉर्म मिलेंगे, एक समान देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैंने कुछ ऐसे ही लिख दिया था, तो ये देख लीजिएगा आप। ये हालांकि इस तरीके के सवाल हायर जुडिशियल सर्विसेज में पूछे नहीं जाएंगे क्योंकि ये पैटर्न पीसीएसजे वाला है, लेकिन फिर भी आप इसे देख लीजिएगा कि इसकी लागू होने की तिथि 1 मार्च 1882 है और ये पूरे भारत पर आज की तारीख में लागू होता है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में बहुत पहले लागू हो गया था, लेकिन अगर आप स्वतंत्रता से पहले और बाद की स्थिति देखते हैं तो बिफोर इंडिपेंडेंस ये पूरे ब्रिटिश भारत पे लागू होता था और ब्रिटिश भारत में पाकिस्तान भी शामिल था और साथ ही साथ ये बर्मा पर भी लागू हुआ करता था। लेकिन जैसे ही हम स्वतंत्र हुए तो पाकिस्तान हमसे अलग हो गया, बर्मा हमसे अलग हुआ और जम्मू कश्मीर पर भी ये लागू नहीं हुआ। इन तीनों को छोड़कर पूरे भारत पे लागू हुआ, लेकिन फिर 1/11/1956 से जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया। तो आप इस इंप्रेशन में ना रहें कि साहब ये जो आर्टिकल 370 के साथ जो छेड़छाड़ हुई है कि उसके बाद ये जम्मू कश्मीर में लागू हुआ होगा। जम्मू कश्मीर में 1 नवंबर 1956 से ही ये लागू कर दिया गया था। ठीक है, इस एक्ट में टोटल 148 सेक्शंस हैं और एक्ट को डिवाइड किया गया है 17 चैप्टर्स में। तो टोटल चैप्टर है 17 और सेक्शन है 148। ये यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि अभी एक सेक्शन 143A और 148 बाद में जोड़ा गया, तो उसका डेट ऑफ एनफोर्समेंट आप नोट कर लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ 1 सितंबर 2018 होगा मेरे ख्याल से। एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से अमेंडमेंट किया गया था, फिर वो ऑर्डिनेंस एक्ट बना और वो पोस्ट डेट से ही लागू हो गया, पिछली वाली तिथि से ही। तो 1 सितंबर 2018 ये उस ऑर्डिनेंस की डेट है जिसके माध्यम से ये 2 सेक्शंस न्यू इंसर्ट हुए थे जो इंटरिम कंपनसेशन की बात करते हैं। तो इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 17। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस भी हायर जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम में जाएंगे, चाहे एमपी में जाए या जहां जहां भी ये होगा, आप केवल इस चैप्टर को पढ़ें, बाकी इसमें से आप कुछ ना पढ़ के जाएं, ये मेरी आपको सलाह है। इस चैप्टर में बेसिकली चेक बाउंस के बारे में डील किया गया। मतलब यदि आप कोई चेक बैंक में लगाते हैं और वो चेक आपका रिटर्न कर दिया जाता है कुछ कारणों की वजह से, तो कहते हैं कि साहब चेक बाउंस हो गया है। अब चेक बाउंस के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट द एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। इस एक्ट में वो सारे तरीके नहीं बताए गए। इसमें केवल 1-2 रीजन्स आपको गिनाए गए हैं कि उन वजह से बैंक ने उस चेक को रिटर्न कर दिया, तो केवल उस आधार पर ही। बाकी कुछ जो आगे अपडेट्स आप देखेंगे तो वो जजमेंट के माध्यम से आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वाले पोर्शन को हम पढ़ते हैं पहले,
ये आपके प्रीलिम्स में ही नहीं मेंस में भी काम आएगा, क्योंकि मैं कई सारे अच्छे जजमेंट्स भी इस पर आपको नोट कराने वाला हूं। बात करते हैं साहब चेक बाउंस। डिसऑनर ऑफ चेक या चेक का अनादर, एक ही बात है। देखिए चेक बाउंस के लिए जो प्रोसेस है, बेसिकली आपका किसी भी बैंकर के यहाँ आपका अकाउंट हो और उस अकाउंट से आपने एक चेक काटा हो, और वो चेक या तो किसी ऋण के लिए हो या किसी अदर लाइबिलिटी के लिए हो, और ये चेक आपने एक व्यक्ति को दे दिया जिसका नाम है ए। ये बैंक में जाता है और बैंक में चेक लगाता है और इसका चेक डिसऑनर हो जाता है। और दो रीजन में से कोई भी रीजन हो सकता है कि या तो साहब उस अकाउंट में इतना फंड ही नहीं था, इनसफिशिएंट बैलेंस था, या तो फंड इनसफिशिएंट था, या फिर दूसरा रीजन हो सकता है कि जिस धनराशि का आपने चेक काट के दिया था उतना आपकी लिमिट ही नहीं थी बैंक से। बैंक से आप मान के चलिए केवल 5 लाख रुपए तक का चेक काट सकते थे, लेकिन आपने 10 लाख रुपए का चेक काट दिया, यानी कि लिमिट एक्सीड कर रही थी कहीं ना कहीं। जो एग्रीमेंट अकाउंट होल्डर का बैंक के साथ था कि आप इतने ही धनराशि का मैक्सिमम चेक काट सकते हैं, उससे अधिक धनराशि का चेक काट के दे दिया गया। तो यदि ऐसा होता है, आपका किसी बैंकर में अकाउंट है और आपने उस अकाउंट से एक चेक ड्रॉ किया, या तो आपने किसी से ऋण लिया था इस वास्ते उसे दिया, या आपकी कोई अदर लाइबिलिटी बन रही थी, और फिर वो व्यक्ति जो पेई है, जो होल्डर है उस चेक का, वो बैंक जाता है और बैंक से इस चेक को लौटा दिया जाता है, रिटर्न कर दिया जाता है। और कारण है या तो सफिशिएंट बैलेंस नहीं है उस खाते में, या फिर जो भी एग्रीमेंट बैंक और इस व्यक्ति के बीच था जिसने चेक काट के दिया उस लिमिट से अधिक लिमिट का ये चेक था। तो कहा जाता है कि आपने सेक्शन 138 का अपराध किया, ये सेक्शन 138 का अपराध हुआ। और ऐसा होने पर सजा देखिए जरा कितनी है, तो लिखता है 2 साल तक की सजा हो सकती है, या जुर्माना जो चेक की रकम का दुगना हो सकता है, या दोनों से दंडनीय होगा। 2 वर्ष तक की सजा या फिर डबल फाइन, जितना भी चेक का अमाउंट था, या फिर दोनों। तो ये आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि चेक बाउंस के मैटर में कितना पनिशमेंट होता है। ये तो ग्राउंड्स थे साहब, जिन ग्राउंड्स पर आप अपराध करते हैं। यदि इस अपराध की बात आप करते हैं तो देखिए साहब जरा 147 पर आइएगा। ये अपराध कंपाउंडेबल होगा। सेक्शन 147 कहता है कि साहब ऑफेंस इज कंपाउंडेबल, बट इट इज नॉन बेलेबल। ये नहीं लिखा है एक्ट में, ऑफेंस कंपाउंडेबल है बट नॉन बेलेबल है, ठीक है। और ये बात लिखी है कि ऑफेंस इज कंपाउंडेबल सेक्शन 147 में। तो यदि चेक बाउंस का ऑफेंस होता है तब ऐसा अपराध के लिए सजा 2 साल होगी, या जो भी चेक पे अमाउंट आपने फिल किया था उसके डबल अमाउंट तक जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। और इस अपराध की प्रकृति कंपाउंडेबल है, मतलब ये समझौते के योग्य है। अगर ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सूट और ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ अपील एक्सेट्रा you deposited the money to the satisfaction of the court, then it can be compound, तब ये इसमें समझौता हो सकता है। इज दिस क्लियर? आगे देखिए सेक्शन 138 के प्रोविजो पर आइए। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, जहां से प्रीलिम्स में सवाल बनेगा और मेंस में तो लिखना ही पड़ेगा आपको। लिखता है कि साहब इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात तब तक लागू नहीं होगी जब तक वह चेक उसके लिखे जाने की तारीख से 6 माह की अवधि के भीतर
या उसकी विधि मान्यता की अवधि के भीतर जो भी पूर्वतर हो। तो अब आज की तारीख में आप जानते हैं कि साहब चेक की वैलिडिटी 3 मंथ होती है। यहाँ लिख लीजिए, यहाँ ये शब्द आया है ना, विधि मान्यता की अवधि के भीतर, यहाँ लिख लीजिए 3 मंथ बैंक को प्रस्तुत न किया गया। मान के चलिए एक चेक काट के दे दिया गया किसी भी अमाउंट का, और ये 1 जनवरी 2023 को चेक काटा गया, तो आपको विद इन 3 मंथ आपको इसे बैंक में लगाना होगा। बैंक से ये इसका अनादर होगा और बैंक आपको इसकी सूचना देगा। जिस दिन ये सूचना आपको मिल जाएगी कि आपका चेक जो है वो डिसऑनर हो गया, उससे विद इन 30 डेज आप रिटन में एक नोटिस भेजेंगे टू ड्रावर, जिसने चेक ड्रॉ किया था, जिसने चेक लिखा था। आप बैंक ने आपको सूचना दी कि आपका चेक इस वजह से ऑनर नहीं हो पाया क्योंकि बैलेंस सफिशिएंट नहीं था। ये नोटिस मिलने के 30 दिन के अंदर आपने एक रिटन नोटिस देना होगा, मौखिक नहीं, रिटन नोटिस देना होगा ड्रावर को। और डिमांड नोटिस होता है बेसिकली, ये डिमांड करते हैं कि भाई आपका चेक दिया हुआ चेक जो था वो डिसऑनर हो गया। तो जिस दिन ये डिमांड नोटिस ड्रॉवर पर तामील हो जाएगा, उसके 15 दिन का समय दिया गया है इसे, 15 डेज का, कि ये आपको वो अमाउंट दे। और ये यदि ये अमाउंट नहीं देता तो 15 डेज के बाद कोज ऑफ एक्शन अराइज हो जाएगा, यू कैन फाइल एन ए कंप्लेंट। तो ये जो समय इसमें लिखा हुआ है ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर से देखिए साहब, 1 जनवरी 2023 को एक चेक काट के दे दिया गया, नाम ही लिख लेता है, ए ने ये चेक काट के दिया बी को, बी से मतलब मुझसे ही है। मुझे 3 महीने के अंदर इसको बैंक में प्रेजेंट करना होगा। वहां से ये डिसऑनर होगा तो बैंक मुझे सूचना देगा। मुझे सूचना जब मिल जाएगी उसके 30 दिन के अंदर मैं एक रिटन नोटिस भेजूंगा, डिमांड नोटिस ड्रावर को जिसने चेक काटा था, यानी कि ए को। अब जिस दिन ये नोटिस इन्हें पहुंच जाए उसके बाद भी 15 डेज का समय है कि ये मुझे उस चेक का पेमेंट इन कैश कर दे। और अगर ये नहीं करते हैं तो फिर कोज ऑफ एक्शन अराइज हो जाता है कंप्लेंट दायर करने के लिए। और कितने दिन में आप कंप्लेंट दायर कर सकते हैं, तो आप देखिए जरा, सेक्शन 142 धारा 142 1B पर आइए। लिखा है, ऐसा परिवाद उस तारीख के 1 महीने के भीतर किया जाता है जिसको धारा 138 के परंतु के खंड ग के अधीन वाद हेतु उत्पन्न हुआ। 15 डेज बाद कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, तो कोज ऑफ एक्शन अराइज होने के विद इन 1 मंथ, 30 दिन नहीं लिखा है, विद इन 1 मंथ यू कैन फाइल ए कंप्लेंट। इज दिस क्लियर? कई सारी डेट यहां पर आपको देखने को मिल रही हैं, चाहे पीछे भी आपने देखा हो। पहली शर्त यह है कि आपका किसी ना किसी बैंकर के यहाँ अकाउंट होना जरूरी है। बैंकर से मतलब सिंपल सा कोई भी व्यक्ति जो अपने ग्राहक से धन उधार लेता है, इस गारंटी के साथ कि जब भी ग्राहक विड्रॉ करना चाहे तो वो विड्रॉ कर सकता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति बैंकर कहलाता है। ये सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया इसी एक्ट के, जिसमें पोस्ट ऑफिस को भी बैंकर माना गया। उसके बाद केस लॉज के माध्यम से बहुत सारे संस्थाओं को बैंकर माना गया, जैसे गवर्नमेंट ट्रेजरी आपने सुना होगा, जहां से सरकारी अधिकारियों की, सेवकों की सैलरी विड्रॉ होती है, वो भी बैंकर है। तो साहब आपका एक अकाउंट होना चाहिए बैंकर के यहाँ। उस अकाउंट से आपने चेक काट के दिया हो
और क्यों काट के दिया हो, क्यों आप मुझे चेक दे रहे हैं कि आपने या तो मुझसे पहले कोई ऋण लिया हो या आपका कोई अदर लायबिलिटी हो। अगर आप ये चेक किसी ऋण या अदर लायबिलिटी के लिए नहीं दे रहे हैं तो फिर ये चेक बाउंस का मैटर हो ही नहीं सकता। मान के चलिए एक भिखारी आता है, तो भिखारी को भिक्षा देना आपकी लीगल लायबिलिटी नहीं है, मोरल ड्यूटी हो सकती है, लीगल ड्यूटी नहीं है। आपने चेक काट के दे दिया भिखारी को, जैसे चंदा मांगने वाले आते हैं, आपने चेक काट के दे दिया और चेक आपका बाउंस हो गया, को ये अपराध नहीं बन सकता। ये अपराध तभी बनेगा व्हेन यू हैव अंडर ए लायबिलिटी, जब आपकी कोई ना कोई लायबिलिटी हो, या तो आपने क्रेडिट लिया हो या फिर कोई दूसरी उत्तरदायित्व हो, उसके बदले आपने चेक दिया हो। और जब ये चेक डिसओनर होगा तब ये अपराध बनेगा। और पहले तो ये आपको 3 महीने के अंदर बैंक में लगाना होगा, वहां से डिसओनर होगा, डिसओनर होने की सूचना आपको दी जाएगी, तो विद इन 30 डेज आप डिमांड नोटिस भेजेंगे। वो नोटिस जब तामील होगा उससे 15 दिन में के अंदर ये इसको पेमेंट करना होगा, और यदि ये पेमेंट नहीं करता है तो कोज ऑफ एक्शन अराइज हो जाएगा, वाद लाने का कारण। और अब आप 1 महीने के अंदर कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? जरा एक बार सेक्शन 142 में आइए। धारा 142। अभी तक हमने ये सीखा कि साहब चेक बाउंस के मैटर्स में कब ऑफेंस होता है, कब कोज ऑफ एक्शन अराइज होता है, और कितने दिन के अंदर हम कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। बट अभी सवाल और भी बचेंगे कि साहब कंप्लेंट कैसे दायर होगी, किसके सामने दायर होगी, किस जगह पर दायर होगी। सेक्शन 142 में देखिए लिखता है साहब, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 138 एक्सेप्ट अपॉन ए कंप्लेंट इन राइटिंग मेड बाय पेई और एज द केस में बी द होल्डर इन ड्यू कोर्स। पहली बात, आपको रिटिन में कंप्लेंट दायर करना होगा, लिखित में। कौन दायर करे? या तो पेई, जिसको चेक दिया गया था, पाने वाला, या फिर होल्डर इन ड्यू कोर्स। ये 2 लोग कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। किसके सामने कंप्लेंट दायर होगी? तो ऐसा भी लिखा हुआ है साहब, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जेएम फर्स्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। कितने दिन के भीतर दायर होगी? तो कोज ऑफ एक्शन अराइज होने से, वाद का कारण उत्पन्न हो जाने से 1 महीने के अंदर। सवाल ये भी है कि साहब यदि आप 1 महीने में इस कंप्लेंट को दायर नहीं कर पाए तो क्या डिले कंडोन हो सकता है? और उसके लिए क्या लिमिटेशन एक्ट जाना होगा? नहीं, यहीं पे लिखा हुआ है सेक्शन 142 में कि यदि कोई देरी हुई है तो वो देरी को क्षमा किया जा सकता है, अगर आप देरी को सेटिस्फाई, देरी के बारे में सेटिस्फाई कर दें, तो डिले में बी कंडोन। यदि आप कोर्ट का समाधान करते हैं कि ऐसी अवधि के भीतर परिवाद न करने का सफिशिएंट रीजन था, कोरोना चल रहा था साहब, मैं नहीं आ सका, लॉकडाउन हो गया साहब, कोर्ट ही बंद थी साहब, एक्सीडेंट हो गया, बीमार हूं, अगर आप जो भी देरी हुई है उस देरी के बारे में सफिशिएंट रीजंस कोर्ट को बताएं, सेटिस्फाई कर ले जाएं, तो फिर ये डिले जो हुआ है वो कंडोन हो सकता है। ये एमपी में पूछा गया सवाल है, एमपी हायर जुडिशियल सर्विसेज। अब सवाल उठता है कि साहब ज्यूरिसडिक्शन किस कोर्ट को होगी? न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता। तो 2015 में अमेंडमेंट हुआ, यहां पर मैं भी जजमेंट लिखाऊंगा। और देखिए 2 ही तरीके के चेक हो सकते हैं, एक अकाउंट पे ही, जिसका अमाउंट अकाउंट में जाना होगा। आपने एक चेक मुझे काट के दिया जो अकाउंट पे ही है, तो वो मुझे कैश उसका पेमेंट नहीं मिलेगा, बल्कि वो मेरे अकाउंट में ही जाएगा।
दूसरा हो सकता है अदरवाइज, जो या यूं कहूं कि जो अकाउंट पेई न हो, नॉट अकाउंट पेई, या अदरवाइज कह सकते हो, ये जो जिसका पैसा आपको कैश ही मिलने वाला है। तो उसके बारे में लिखा है कि यदि चेक किसी खाते के माध्यम से संग्रहण के लिए परिदत्त किया गया तो बैंक की वह शाखा जहां पर पाने वाले या सम्यक अनुक्रम में धारक खाता बनाए रखते हैं। मेरे एग्जाम्पल से याद रखिए, आपने चेक काट के मुझे दिया था और अकाउंट पे ही चेक था, तो जहां पर मेरा खाता होगा, मान के चलिए मेरा खाता मुजफ्फरनगर में है, तो मुझे इस चेक का पेमेंट मुजफ्फरनगर मिलना है। इसलिए अगर यह अपराध हुआ तो मैं मुजफ्फरनगर के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के यहाँ कंप्लेंट दायर करूंगा। और अगर ये अकाउंट पे ही नहीं था तो जहां पर ड्रावर का खाता था, जहां लेखीवाल का खाता था, ड्रावर था ए ने ये चेक काट के दिया। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से 1 2 3 केस लो भी हमें पढ़ने को मिलेंगे अभी। बिल्कुल क्लियर है, आपने चेक काटा, आप थे ए और मुझे चेक काट के दिया और चेक अकाउंट पे ही है, तो जहां मेरा अकाउंट होगा वहां के न्यायालय को अधिकारिता होगी। और यदि ये अकाउंट पे ही चेक नहीं है तो फिर जहां पर चेक काटने वाले का खाता है, मतलब ड्रावर का खाता है, मतलब लेखीवाल उसे कहते हैं, यहाँ पर लेखीवाल का अकाउंट होगा, उस कोर्ट के उस कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन होगी इस कंप्लेंट को एंटरटेन करने के लिए। इज दिस क्लियर? देखिए, इससे पहले ये 2015 में संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, इससे पहले बहुत सारे न्यायालयों को अधिकारिता थी। एक केस आया था, लिख लीजिए, के भास्करन वर्सेस शंकरन वैद्याबालन। के भास्करन, भास्करन वाला केस ही कहते हैं, बस ऐसे याद रख लीजिएगा, भास्करन, के भास्करन वर्सेस शंकर वैद्याबालन, 1997 सुप्रीम कोर्ट, 1997 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में यह कह दिया गया कि साहब चेक डिसऑनर के मैटर्स या चेक बाउंस के मामले कहां कहां दायर हो सकते हैं। तो पहला लिखा है, जिस स्थान पर चेक जारी किया गया। यहां लिख लीजिए, इस केस में कितनी सारी बात कही गई। पहली, जिस स्थान पर चेक जारी किया गया, एट प्लेस वेयर चेक वॉज इशूड। सेकंड देखिए कहां हो सकता था, जिस बैंक में भुगतान के लिए चेक प्रस्तुत किया गया, एट प्लेस इन विच द चेक वॉज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, at place in which the check was presented for payment in the bank, जिस बैंक में चेक भुगतान के लिए प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, जिस बैंक द्वारा चेक अनादर हुआ, at place where the check was dishonored, जिस बैंक द्वारा चेक अनादर हुआ। नेक्स्ट देखिए, जिस स्थान पर अभियुक्त को जिस स्थान पर अभियुक्त को नोटिस भेजी गई, द प्लेस वेयर या एट प्लेस वेयर नोटिस वॉज सेंड टू द एक्यूज्ड, या उस स्थान पर जहां अभियुक्त द्वारा धनराशि देने में चूक की गई, उस स्थान पर जहां धनराशि देने में अभियुक्त द्वारा चूक की गई, एट प्लेस वेयर देयर वॉज ए डिफॉल्ट टू पे द अमाउंट बाय द एक्यूज्ड। अगर ऐसा था तो आप देख रहे हैं कि साहब कितनी जगह के न्यायालयों को अधिकारिता थी।
तो चेक बाउंस के मामले पता चला, एक मुजफ्फरनगर में चल रहा है, एक राजस्थान में, एक दिल्ली में, उसी ट्रांजैक्शन से जुड़े हुए 10 चेक हैं, अलग अलग जगह आपने परेशान कर दिया उस आदमी को। तो फिर दूसरा एक जजमेंट आया, दशरथ रूप सिंह राठौर, दशरथ रूप सिंह राठौर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। टू 2014 सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच का डिसीजन है। इस जजमेंट ने के भास्करन वाले जजमेंट को ओवररूल्ड किया। इन दिस केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ओवररूल्ड के भास्करन वर्डिक्ट। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने के भास्करन वाले निर्णय को उलटते हुए कहा कि धारा 138 के अधीन परिवाद, धारा 138 के अधीन परिवाद उस क्षेत्र के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जहां चेक का अनादर हुआ है। द कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138 shall be presented before the court where the check was dishonored. इसका मतलब ये हुआ कि साहब इस केस में सीआरपीसी का सेक्शन 177 अप्लाई किया गया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि साहब सीआरपीसी का सेक्शन 177 जो कोर्ट को जूरिसडिक्शन देता है 187 से लगा के आप 185-86 तक, बल्कि 189 तक जूरिसडिक्शन पड़ता है सीआरपीसी में। तो उन्होंने कहा कि साहब 177 जो सीआरपीसी का सेक्शन है जो न्यायालय की अधिकारिता की बात करता है वो धारा 138 पर भी लागू होगा। अब क्या हुआ साहब, अब सारे मुकदमे एक जगह इकट्ठे हुए। अब ऐसा कोई रोल नहीं रहा कि चेक अकाउंट पे ही है कि चेक अदरवाइज है। तो फिर 2015 में ये संशोधन किया गया पार्लियामेंट के द्वारा, ये वाला, और ये संशोधन करते हुए कहा कि यदि चेक अकाउंट पे ही है तो जहां पर पेई या होल्डर इन ड्यू कोर्स का खाता था वहां के न्यायालय को अधिकारिता होगी, और यदि चेक अदरवाइज है तो जहां पर ड्रावर का खाता था वहां पर चेक। अब स्थिति यह है क्लियर आपके सामने। इज दिस क्लियर? आइए जरा फिर से बेयर एक्ट पर चलते हैं। सेक्शन 138 मैंने आपको पढ़ाई। सेक्शन 139 देखिए, प्रिजम्पशन की बात करता है कि अगर प्रतिकूल साबित न हो तो न्यायालय द्वारा यह उपधारणा की जाएगी, शैल प्रिज्यूम है सेक्शन 139 में, शैल प्रिज्यूम, उपधारणा करेगा न्यायालय। क्या करेगा कि साहब धारा 138 में जो आपने चेक दिया था वो या तो किसी लोन के लिए था, किसी क्रेडिट के लिए था, या किसी अन्य लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए दिया गया था। इसका मतलब बर्डन आपके ऊपर रहेगा, आप बताएंगे। अगर देखिए, अब समझिए इस चीज को, मान के चलिए आपने किसी भिखारी को या चंदा मांगने वाले को चेक काट के दे दिया और उसने कंप्लेंट दायर की, तो कोर्ट ये मान के चलेगा कि चेक आपने किसी ऋण या अन्य दायित्व को से मुक्त होने के लिए दिया था। आपको साबित करना पड़ेगा कि नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं था, तो चंदा मांगने वाले। देखिए साहब ये रसीद दे गए थे, चेक मैंने दिया 10,000 रुपए का और ये मुझे रसीद दे के गए थे, ये तो मंदिर बनवा रहे थे, मस्जिद बनवा रहे थे, भिखारी था ये व्यक्ति। अगर आपको साबित करना पड़ेगा, अदरवाइज कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगा कि जो चेक आपने दिया है वो किसी ऋण के बदले या किसी अन्य दायित्व को आंशिक रूप से पार्शियली या फुली डिस्चार्ज करने के लिए आपने दिया 139 में। तो इट इज ए प्रिजम्पशन, इट इज ए प्रिजम्पशन ऑफ लॉ।
ये कैसी प्रिजम्पशन है साहब? विधि की उपधारणा है, बट रिबटेबल है, खंडनीय अवधारणा, आप इसका खंडन कर सकते हैं, किसी भी तरीके से सवाल आ सकता है। प्रिजम्पशन कहाँ दी गई है? 139 में। किस तरीके की है? सेल्फ प्रिज्यूम, में प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, सेल्फ प्रिज्यूम है साहब। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, या मिक्स्ड प्रिजम्पशन ऑफ लॉ एंड फैक्ट। तो ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, और कैसी है? रिबटेबल है, खंडनीय है। 140 देखिए क्या कहता है, सेक्शन 140 कहता, आप कहें कि साहब मुझे जानकारी नहीं थी, मुझे ज्ञान नहीं था कि मेरे खाते में बैलेंस कम है और इस वजह से चेक डिसऑनर हो जाएगा, ये कोई डिफेंस नहीं होगा 140 में। 140 में ये कोई डिफेंस नहीं होगा कि साहब मुझे विश्वास नहीं था कि फंड नहीं है, पैसे नहीं है, या मैंने लिमिट से ज्यादा का चेक काट दिया, मुझे ऐसा पता ही नहीं था साहब, इस तरीके का कोई भी डिफेंस नहीं होगा। 141 बात करती है कंपनी द्वारा अपराध, कि यदि यही अपराध कंपनी करे, ये जो सेक्शन 141 है, इस तरीके की सेक्शन आप एनडीपीएस और तमाम एक्ट में पढ़ोगे, सब में यही लैंग्वेज है। एक जगह पढ़ो, बाकी को याद रखो। देखो क्या कहता है कि यदि धारा 138 के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कंपनी है, तो फिर प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो अपराध किए जाने के समय उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भार साधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही साथ वह कंपनी भी अपराध का दोषी समझे जाएंगे। अगर अपराध करने वाला व्यक्ति कंपनी है तो फिर कंपनी की तो लायबिलिटी बनेगी, साथ में उस समय जो कंपनी के कारोबार का हेड था, भार साधक था, और कंपनी के कार्यों के लिए रेस्पॉन्सिबल था, जैसे डायरेक्टर हो सकता है, सेक्रेटरी हो सकता है, तो फिर वो भी लायबल होंगे। आगे देखिए, उनकी लायबिलिटी को समाप्त किया गया। लेकिन अगर डायरेक्टर वगैरह ये साबित कर दें कि साहब हमारी जानकारी के बिना ये काम हुआ और हमने अपराध को रोकने के लिए पूरी सावधानी बरती, तो फिर डायरेक्टर की लायबिलिटी नहीं बनेगी। इज दिस क्लियर? एक जजमेंट लिखिए, जजमेंट लिखिए साहब। सुशीला पद्मावती अम्मा वर्सेस मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड। सुशीला पद्मावती अम्मा वर्सेस मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड, 2024 सुप्रीम कोर्ट, रिसेंट का ही है, अभी 2-4-5 रोज पहले का ही। सुशीला पद्मावती अम्मा वर्सेस मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड। लिख लीजिए, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी नॉट रेस्पॉन्सिबल, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज नॉट रेस्पॉन्सिबल for its day-to-day affairs, कॉमा लगाइए, कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर डिसऑनर ऑफ चेक अंडर एनआई एक्ट। लिखिए साहब, किसी कंपनी का निदेशक उसके दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होता। किसी कंपनी का निदेशक कंपनी के दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होता, इसलिए प्रस्तुत चेक बाउंस के मामले में वह उत्तरदायी नहीं होगा। एक जजमेंट और लिखिए, 139 पे लिखवा रहा हूं ना, अभी कितनी सेक्शन पढ़ी? 138 ऑफेंस चेक बाउंस का, 139 प्रिजम्पशन, 140 नो डिफेंस, ऑफेंस कमिटेड बाय कंपनी, 142 jurisdiction ऑफ कोर्ट। कॉग्निजेंस कैसे लेगा? कंप्लेंट होनी चाहिए रिटर्न में। इतनी सेक्शन पढ़ी आपने, है ना? तो 139 पर हमने बात की थी कि साहब ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। जैसे ही चेक बाउंस का मैटर कोर्ट में पहुंचा, कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि आपने चेक किसी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए दिया था।
या ऋण लिया हुआ था उसके बदले लिया। आप साबित करें, बर्डन आपके ऊपर ही चला जाता है, अभियुक्त के ऊपर। यानी कि जो सेक्शन 101 है एविडेंस एक्ट की, जो बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करती है, वो डिस्चार्ज होकर दूसरे पर चला जाता है, क्योंकि प्रिजम्पशन बर्डन ऑफ प्रूफ को डामाडोल करती है, हिलाती डुलाती रहती है। तो सवाल ये है कि साहब जब अभियुक्त ये बताएगा कि साहब नहीं मैंने तो चंदे के लिए दिया था, मंदिर बनने के लिए दिया था, तो कितना प्रूफ की जरूरत होगी? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये कहा, जो मैं भी लिखवाऊंगा, कि साहब यहाँ जो प्रूफ होगा वो बेसिकली प्रेपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के आधार पे होगा, यानी कि संभावनाओं के इर्द गिर्द बस आपको थोड़ा सा साबित कर देना है, बहुत स्ट्रिक्ट प्रूफ की जरूरत नहीं होगी। लिखिए, राजा राम सीरामुलु, राजा राम सीरामुलु नायडू, RS रायडू कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, RS रायडू अगर टफ लग रहा हो नाम, वर्सेस मुर्थाचलम, बहुत टफ नाम है भाई, मुर्थाचलम, 2023 सुप्रीम कोर्ट। लिखिए साहब, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ फॉर रिबटिंग अंडर सेक्शन 139 ऑफ एनआई एक्ट is that of preponderance of probability। एनआई एक्ट की धारा 138 के अधीन उपधारणा को खंडित करने के लिए सबूत का स्टैंडर्ड को क्या कहते हैं भाई हिंदी में बताओ जरा? मानक, ठीक है, सबूत का मानक संभावनाओं के इर्द गिर्द होगा, यानी कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रूफ की जरूरत नहीं है। चलिए आगे देखिए, सेक्शन 142A, बस समझ लीजिए, बाकी आपको याद नहीं रखनी है। आपने देखा कि के भास्करन ने ये कहा कि साहब 4-5 जगह चेक बाउंस के मामलों में मुकदमे दायर होंगे, लेकिन दशरथ रूप सिंह राठौर ने कहा कि नहीं साहब एक जगह होंगे। और फिर जो 142 का सब क्लोज 2 जुड़ा, उसने कहा नहीं, अगर अकाउंट पे ही है तो जहां भानु प्रताप जी का खाता, और यदि अदरवाइज चेक है तो जहां ड्रोवर का खाता। तो साहब ये मुकदमे यहां से यहां आए होंगे, यहां से यहां गए होंगे, तो फिर ये जो ट्रांसफर हुआ उन्हें वैलिड कर दिया, बस सेक्शन 142A जोड़कर। ये जो इधर से उधर मुकदमे ट्रांसफर हुए, लंबित मामलों का अंतरण हुआ, उसे वैलिडिटी प्रदान की गई कि ये वैलिड होंगे अब दूसरी कोर्ट में जाकर, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, 143 पर आइए साहब, न्यायालय की मामलों का संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति। देखिए कहता है कि साहब ट्रायल कैसे होगा, तो 143 में कोर्ट को पावर दी गई है कि वो समरी ट्रायल कर सकता है, और जब समरी ट्रायल करता है तो आप सीआरपीसी के प्रोविजन लागू करेंगे, 262 टू 265 सीआरपीसी। और सीआरपीसी में पनिशमेंट कितना दिया हुआ है, वहां बहुत कम है, लेकिन यहां लिख दिया कि साहब 1 वर्ष तक का, और जुर्माने की भी बात लिखी, 5,000 से अधिक हो सकता है, फाइन कर सकता है। यानी कि अगर आप सीआरपीसी की बात करें तो वहां पर तो बहुत कम पनिशमेंट है, 2 महीने या 3 महीने होगा, देख लीजिए। यहां कहा कि नहीं, समरी ट्रायल जब करेगा कोर्ट, नो डाउट सीआरपीसी के प्रोविजन लागू होंगे, लेकिन पनिशमेंट वो 3 महीने से अधिक दे सकेगा, यानी कि 1 साल तक का, और जुर्माना 5,000 रुपए से अधिक कर सकेगा। पनिशमेंट तो बस 1 साल तक ही मैक्सिमम, जुर्माना 5,000 रुपए से भी अधिक कर सकेगा। और लेकिन यदि कोर्ट को ये लगता है कि साहब इससे अधिक सजा दी जानी चाहिए, तो फिर वो
समन ट्रायल करेगा। जैसे समन मामलों का विचारण होता। इज दिस क्लियर? ये भी कहा कि साहब ये जो कंप्लेंट है इसका स्पीडी ट्रायल होना जरूरी है, लेकिन जिस दिन कंप्लेंट दायर की गई थी उससे 6 महीने के अंदर अंदर, विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट, इसका डिस्पोजल किया जाएगा। देखिए, चेक बाउंस के मैटर्स आज की तारीख में बहुत बढ़े हैं, और आप जानते हैं यदि आप जिला लेवल पे प्रैक्टिस करते होंगे तो स्पेशल कोर्ट्स बना दी गई हैं इस कार्य के लिए। पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के यहाँ कंप्लेंट होती थी, बट अब स्पीडी डिस्पोजल हो इस बात को लेकर स्पेशल कोर्ट का गठन किया गया, और एक जज बैठा हुआ पूरे दिन इसी काम को कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी चेक बाउंस के मामले कम नहीं हो रहे थे, क्योंकि लोग नहीं डर रहे थे। पैसा लिया, उसके बाद चेक काट के दे दिया, ठीक है मैटर तो चलता रहेगा साल भर 2 साल। सजा भी थोड़ी सी है, मैक्सिमम 2 ईयर्स है, सजा भुगत आएंगे। जुर्माना हो गया, नहीं देंगे जुर्माना, उसके बदले में कुछ सजा भुगत के आ जाएंगे, तो बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा था। इसलिए अब ऐसी व्यवस्था की कि भाई क्यों कि कैसे कैसे स्पीडी डिस्पोजल हो पाए, तो इंटरिम कंपनसेशन की बात की गई। तो 2 सेक्शन जोड़ी गई, सेक्शन 143A और सेक्शन 148। ये ड्यूरिंग अपील है। और ये बात करता है साहब ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सूट, ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ कंप्लेंट। दोनों में बात किसकी की गई? इंटरिम कंपनसेशन की, अंतरिम प्रतिकर की बात की गई है परिवाद के लंबित रहने के दौरान और अपील के लंबित रहने के दौरान। देखिए यहां कितना कंपनसेशन दिलाएंगे, मान के चलिए समस्या यह है कि एक ए नाम के व्यक्ति ने एक चेक काटा 1 लाख रुपए का और भानु प्रताप जी को दे दिया। चेक बाउंस हुआ तो भानु फाइल ए कंप्लेंट अगेंस्ट ए। अब ए को कोई डर भय तो है नहीं, सोच रखा है कि पैसा नहीं देंगे जेल वेल चले जाएंगे, तो ये मुकदमा ऐसे डिले करता रहा तो फिर इसके लिए जोड़ा गया साहब, ये लिखा यहाँ पर चेक की रकम के 20% तक मैक्सिमम इंटरिम कंपनसेशन कितना होगा? 20% ऑफ अमाउंट ऑफ चेक। जब ये कंप्लेंट पेंडिंग होगी तो चार्ज बनने के समय या चार्ज बनने से पहले न्यायालय को ये पावर होगी कि वो इस अमाउंट का 20% तो उसी वक्त भानु प्रताप जी को दिलवा दें। तो यानी कि मैक्सिमम 20%, तो 15,000 रुपए, 10,000 रुपए या 20,000 रुपए तक मैक्सिमम भानु प्रताप सिंह को दिलवाए जा सकते हैं। ये पैसे कब तक देने होंगे? जब कोर्ट आदेश करेगा, तो उस आदेश की डेट तिथि से 60 दिन के भीतर। ज्यादा से ज्यादा कोर्ट इस टाइम को थोड़ा सा और बढ़ा सकता है, 30 दिन। ये ए को ये इंटरिम कंपनसेशन का अमाउंट भानु प्रताप जी को देना है 60 दिन के भीतर। कोर्ट रीजन लिखते हुए, पर्याप्त रीजन लिखते हुए 30 दिन और बढ़ा सकती है। अगर ऐसा हुआ कि साहब भानु प्रताप सिंह इस मुकदमे को हार गए, कंप्लेंट खारिज हुई मेरिट पे, तो इनसे 20,000 रुपए दिलवा रखे हैं, वापस इनको दिलवाए जाएंगे, और जो भी उस फाइनेंशियल ईयर में बैंक का इंटरेस्ट होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, वो भी दिलवाया जाएगा। वो 60 दिन 30 डेज सिमिलर है बिल्कुल।
और अगर ये 60 दिन 30 दिन में नहीं दे रहा तो इसकी वसूली ऐसे होगी जैसे 421 सीआरपीसी में जुर्माना वसूला जाता है, फाइन की वसूली होती है। कोर्ट के आदेश से ये इंटरिम कंपनसेशन आपको देना है, और यदि आप पे नहीं करते हैं तो फिर ऐसे वसूल लिया जाएगा जैसे फाइन वसूला जाता है सीआरपीसी की सेक्शन 421 में। जरा एक बार 148 पर आइए। मान के चलिए इस केस में इनको सजा हो जाती है, कन्विक्शन हो जाता है, यानी कि मैं साबित कर देता हूं कि साहब इन्होंने एक चेक दिया था और वो बाउंस हुआ, तो कोर्ट जितना भी जुर्माना अदा कितना कर सकता है, चेक की धनराशि के दुगने तक, 2 लाख रुपए तक मैक्सिमम फाइन हो सकता है, या कंपनसेशन दिला सकता है 357 में सीआरपीसी में, वहां भी जा सकता है कोर्ट की, वहां भी पावर चलती रहेंगी। तो जो भी कोर्ट ने अवार्ड किया यहां पर, मान के चलिए 2 लाख ही कर दिया, अधिकतम इतना ही कर सकता है चेक की धनराशि के डबल तक, तो इस 2 लाख रुपए का 20% अपील में देना होगा, और ये इसके अतिरिक्त होगा जो यहां दे रखा था, उसके एडिशनल होगा। इससे उसका कोई मतलब नहीं है कि साहब मैं वहां कंप्लेंट के दौरान भी पे करके आया हूं और साहब फिर यहां क्यों पे करा रहे हो, नहीं नहीं। अगर दोस्त सिद्धि के विरुद्ध ये अपील में जाता है ड्रोवर, तो वहां भी जो भी डिसाइड यहां हुआ होगा उसका 20% दिला सकता है, बाकी प्रोविजन सिमिलर। आगे देखिए जरा 2-3 सेक्शन तेजी से। सेक्शन नंबर 144 पर आइएगा। समन की तामील करने का तरीका, बहुत सारे तरीके हैं, पढ़ लीजिएगा खुद, इस पे जजमेंट लिखिए। इंडियन बैंक एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2015 का जजमेंट, 14 का जजमेंट, 144 पे। इस केस में बेसिकली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे कि समन कैसे तामील हो, और ये एमपी हायर जुडिशियल सर्विसेज मेंस में पूछा गया था सवाल, तो इसे खुद सर्च कीजिएगा। लिखा कि साहब समन, यहाँ इस सेक्शन में ये भी लिखा होगा कि समन डाक से भेजा जा सकता है, कुरियर से भेजा जा सकता है, और यदि वो अभियुक्त जिसने ये अपराध किया है यदि वो समन को लेने से इनकार करता है, रिफ्यूज करता है, तो रिफ्यूजल को भी प्रॉपर सर्विस माना जाएगा, इंकारी को भी सफिशिएंट तामील मान लिया जाएगा। आगे चलिए, आगे लिखा हुआ है कि साहब एफिडेविट कंप्लेंट पर दिया जा सकेगा, जो परिवादी है उसका साक्ष्य शपथ पत्र पर लिया जा सकेगा, लेकिन यदि अभियोजन या अभियुक्त उसे बुलाना चाहे तो समन करके उन्हें बुलाया जा सकेगा, अदरवाइज एफिडेविट पर ही शपथ पत्र आ गया है तो बस वही सफिशिएंट है। 146 लिखता है कि साहब जब आपका चेक बाउंस होगा तो बैंक आपको सूचना देगा, तो वो जो पर्ची देगा, रिसिप्ट देगा कि आपका लिख के देगा, वो इस बात का साक्ष्य होगा कि चेक डिसऑनर हो गया है जब तक कि प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए। यहां भी कोर्ट के लिए प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, कोर्ट प्रिज्यूम करेगा ही करेगा। 147 में लिखा अपराध शमनीय होगा, तो 138 से आपने पढ़ा, 138 में अपराध है, 139 में प्रिजम्पशन है, 140 में ये बात कोई डिफेंस नहीं होगी कि साहब मुझे जानकारी नहीं थी, बैंक में पैसे नहीं है, या साहब इतने का ही चेक में काट सकता था, ये कोई डिफेंस नहीं होगी। 141 यदि कंपनी अपराध करती है। 142 में किस कोर्ट को जुरिसडिक्शन होगी। 142 ए में जो मैटर इधर से उधर आए उनका वैलिडेशन किया गया,
इज दिस क्लियर? 143 में कहा कि कोर्ट समरी ट्रायल भी कर सकता है और यदि समरी ट्रायल करे तो 1 वर्ष तक की सजा दे सकता है और 5,000 रुपए तक से अधिक जुर्माना, और यदि इससे भी अधिक सजा देना चाहे तो फिर समन मामलों की तरह ट्रायल कर लेगा, और ये विचारण कंप्लेंट दायर होने से 6 महीने के अंदर समाप्त हो जाने चाहिए। इज दिस क्लियर? 144 अभी आपने पढ़ा कि समन कैसे सर्व होगा इन मामलों में। 145 में पढ़ा शपथ पत्र पर साक्ष्य दिया जा सकेगा। 146 में पढ़ा कि साहब बैंक की जो पर्ची है, रिसिप्ट है, जिससे आपको सूचित किया गया था, अगर वो जमा की जाएगी तो इस बात का साक्ष्य होगा कि चेक डिसऑनर हुआ है। 147 में अपराध जो है कंपाउंडेबल होगा, और दो नई धारा 143 से और 148 जो इंटरिम कंपनसेशन की बात करती है। इज दिस क्लियर? नोट करके लिखो नीचे, स्टॉप पेमेंट, नॉन पेमेंट, पर भी धारा 138 आकर्षित होगी। स्टॉप पेमेंट, नॉन पेमेंट पर भी धारा 138 आकर्षित होगी। आपने पहले तो मुझे चेक काट के दिया और फिर बैंक को जाके कहा है कि साहब मेरे अकाउंट से पेमेंट मत करना, स्टॉप कर दिया पेमेंट को आपने, और मैं उसके बाद चेक लगाऊंगा तो वहां से लिखा हुआ आएगा कि साहब स्टॉप पेमेंट है। अकाउंट होल्डर ने पेमेंट करने से मना किया हुआ, बैंक ये लिख के भेजेगा, तो भी ये चेक बाउंस का मैटर होगा। ठीक है, लिख लो, मोदी सीमेंट वर्सेस के नंदी। मोदी सीमेंट वर्सेस के नंदी। (1999) सुप्रीम कोर्ट, 1999 सुप्रीम कोर्ट। लिखिए, where the check is dishonored due to stop payment, where the check is dishonored due to stop payment, या when the check is dishonored due to stop payment, कोमा लगाइए, सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट शैल बी अट्रैक्टेड। यदि भुगतान रोक के कारण चेक का अनादर हुआ है, यदि भुगतान रोक के कारण चेक का अनादर हुआ है, तब भी एनआई एक्ट की धारा 138 आकर्षित होगी। एक और जजमेंट लिखिए, इंपोर्टेंट है, बी मोहन कृष्णन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बी मोहन कृष्णन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1998 सुप्रीम कोर्ट। मेंस रिया पर है, लिख दो, मेंस रिया इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट, मेंस रिया इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द ऑफेंस कमिटेड अंडर सेक्शन 138 एनआई एक्ट। प्रक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के अधीन किए गए अपराध, मेंस रिया इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट of the offense committed under section 138, प्रक्राम्य लिखित अधिनियम के अधीन किए गए अपराध के मामलों में दुराशय आवश्यक तत्व नहीं है। आपका अच्छा आशय था, बुरा आशय था, इससे मतलब नहीं है। आपने चेक काट के दिया और किसी ऋण के बदले दिया या अन्य दायित्व से डिस्चार्ज होने के लिए दिया, दैट इज सफिशिएंट। तो साहब आपकी समझ में आ रहा होगा कि डिसऑनर ऑफ चेक इज नॉट एन ऑफेंस पर सी। चेक बाउंस होना अपने आप में अपराध नहीं है, कुछ और भी जरूरत है कि वो चेक कैसे दिया, किसी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज होने के लिए दिया। वो चेक क्यों दिया? आप पे किसी का ऋण था, उसके बदले आपने चेक दिया। इज दिस क्लियर? तो ये कुछ सेक्शंस थी। अब इनिशियली अगर आप पढ़ना चाहें इनिशियली
तो चैप्टर नंबर 2 पढ़ लीजिएगा, वरना डिटेल में तो मैं इसे, जब आप डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तभी पढ़ा पाऊंगा, है ना। अदरवाइज आप चैप्टर नंबर 2 में यानी कि धारा 4 से लगा के और 25 तक जी। एक बार चलिए जरा सेक्शन नंबर 4 पे आइएगा, 4 पे। वैसे यहां से सवाल आएगा नहीं, मैं आपको बता ही दे रहा हूं। सेक्शन 4 पर आइएगा। सेक्शन 4 में देखिए क्या लिखा हुआ है, वचन पत्र। प्रोमिसरी नोट, इसका कोई फॉर्मेट नहीं है। पहली तो बात ये, आपने कागज उठाया A4 साइज का और आपने उस पर लिखा धनराशि 500 रुपए, 5,000 रुपए, 50,000 रुपए। आपने प्लेस डाला मेरठ, डेट डाली आज की जो भी है, जो मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, 1 जनवरी 2024, और आपने लिखा मैं भानु प्रताप जी को 5,000 रुपए देने का वचन देता हूं, और आपने अपने सिग्नेचर कर दिए, सील वील हो कोई वो लगा दी मोहर, ये प्रोमिसरी नोट है। अब अगर आप मुझे 5,000 रुपए नहीं दोगे तो मैं इसके आधार पे सूट फाइल कर सकता हूं। ये बेसिकली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, प्रक्राम्य लिखत है। और मैंने बताया था कि प्रक्राम्य लिखत वो लिखत हैं जो कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस में, वाणिज्यिक जगत में, वाणिज्यिक संव्यवहारों में मुद्रा के रूप में, मनी के रूप में चलती हैं। तो इनसे व्यापार होता है। और अगर आप 5,000 रुपए नहीं देंगे तो फिर मैं सूट फाइल कर सकता हूं आपसे। एक बात। तो साहब दूसरी डेफिनेशन सुनिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आर दोज इंस्ट्रूमेंट विच इज नेगोशिएटेड आइदर बाय द डिलीवरी और बाय द एंडोर्समेंट। या तो आपने ये लिख के मुझे दिया या आपने इस पर एंडोर्स कर दिया पीछे, जैसे चेक पे आप एंडोर्स करते हो पीछे, तो ये नेगोशिएट हो जाता है। नेगोशिएट होने का मतलब क्या है कि इसमें की जो प्रॉपर्टी है, अब इस डॉक्यूमेंट में क्या प्रॉपर्टी है, 5,000 रुपए। आपने जैसे ये लिखा और मुझे डिलीवर करा किया डॉक्यूमेंट, तो इसमें की जो प्रॉपर्टी है 5,000 रुपीज, वो आपसे निकलकर मुझे मिल गए। अब मैं जब चाहूं आपसे प्राप्त कर सकता हूं, और यदि आप नहीं देंगे तो कोर्ट में सूट फाइल कर सकता हूं। देखिए साहब, इसमें यहां मैं यानी कि आप लिखने वाले जिनके साइन है, आप भी निश्चित व्यक्ति है, मैं भी निश्चित व्यक्ति हूं, धनराशि भी निश्चित व्यक्ति है, और बिना किसी वचन भी दिया गया और बिना किसी प्रॉमिस के, बिना किसी कंडीशन के, कोई कंडीशन भी नहीं है, अनकंडीशनल है। आइए जरा डेफिनेशन पे, लिखता है वचन पत्र एक तो बैंक नोट या करेंसी नोट न हो। बैंक नोट या करेंसी नोट को वचन पत्र नहीं माना गया। और वो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सेक्शन 31 सब क्लोज 2 जब आप पढ़ोगे तो वहां लिखा गया ऐसा। और क्यों नहीं माना गया, ताकि बैंक नोट करेंसी नोट से इन्हें डिफरेंट रखा जा सके, या इनको बैंक नोट या करेंसी नोट से डिफरेंट रखा जा सके। बैंक पे भी तो लिखा है मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, उस कागज के टुकड़े से 500 रुपए निकल के हमारे हो गए। तो साहब वो जो बैंक नोट है 500 का नोट, वो उसे बिल ऑफ एक्सचेंज मत समझना, उसे बाहर रखा गया। वचन पत्र बैंक नोट या करेंसी नोट न होने वाली ऐसी लेखबद्ध लिखत है, लिख के दिया देखिए, जिसमें एक निश्चित व्यक्ति को, भानु प्रताप सिंह को, या उनके आदेशानुसार या उस लिखत के वाहक को धन की एक निश्चित धनराशि भुगतान करने का उसके मेकर द्वारा हस्ताक्षरित, हस्ताक्षर भी है मेकर के,
अशर्त वचन हो, अनकंडीशनल प्रॉमिस हो। इज दिस क्लियर? तो क्या क्या होना चाहिए? एक निश्चित व्यक्ति हो, धनराशि निश्चित हो, प्रॉमिस दिया गया हो, बिना किसी कंडीशंस के दिया गया हो, मेकर के सिग्नेचर हो और लिख के हो सारी चीजें। इतनी बातें हैं, अगर इतनी बातें हैं तब फिर ये वचन पत्र होगा। आइए जरा दृष्टांत पे नजर डालते हैं, इसमें बहुत सारे इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं, यहां से सवाल पूछ सकता है। देखिए पहले में लिखा मैं ख को आई प्रॉमिस टू पे बी और ऑर्डर ₹5,500। सारी बातें लिख के दे रहा है। ए साइन इंस्ट्रूमेंट इन दी फॉलोइंग टर्म्स, ए ने एक लिखत पर हस्ताक्षर किए, ये लिखते हुए आई प्रॉमिस टू पे बी, या फिर आई प्रॉमिस टू ऑर्डर ₹500 टू बी, या बी के आदेश अनुसार, सारी चीजें हैं, इसलिए वचन पत्र है। आगे देखिए लिखता है मैं स्वीकार करता हूं कि प्राप्त मूल्य के लिए मैं ख का 1,000 रुपए का ऋणी हूं जो मांग पर संदत्त किए जाने हैं। यहां संदत्त करने का एडमिशन भी है और प्रॉमिस भी है। मैं स्वीकार करता हूं, आई एक्नॉलेज कि प्राप्त मूल्य के लिए मैं ख का 1,000 रुपए का ऋणी हूं। ये तो पहले एडमिशन थी इसकी, एडमिट किया इसने कि मैं इस बात को एडमिट करता हूं कि मैं ख का 1,000 रुपए का ऋणी हूं, और फिर ये प्रॉमिस भी कर रहा है जो मांग पर संदत्त किए जाने हैं, वचन भी दे रहा है कि जिस दिन मांगेंगे मैं दूंगा। यहां भी सारी चीजें होंगी, सारी शर्तें। ये दोनों वचन पत्र हैं, बाकी जितने भी हैं इसमें वचन पत्र नहीं है। देखो तीसरे वाला देखो, लिखता है मिस्टर बी IOU ₹1,000, श्री ख मैं आपका 1,000 रुपए का देनदार हूं। एडमिशन तो कर रहा है, वचन नहीं दे रहा कि जब भी आप मांगोगे मैं दूंगा, केवल स्वीकृति है। Therefore it is not a promissory note। लिख लो इस पे, केवल स्वीकृति है, स्वीकार तो कर रहा है मिस्टर बी मैं आपका 1,000 रुपए का देनदार हूं, 1,000 रुपए का ऋणी हूं। आप केवल एडमिट कर रहे हैं, आप प्रॉमिस नहीं कर रहे कि जब भी आप मांगेंगे मैं दूंगा, जबकि यहां वचन होना चाहिए, प्रॉमिस होना चाहिए। आगे देखिए लिखता है साहब मैं ख को 500 रुपए और वे सब अन्य धनराशि, कौन सी भाई? वे सब अन्य धनराशि। प्रोमिसरी नोट के लिए अमाउंट फिक्स सर्टेन होना जरूरी है, यहां लिखा वे सब अन्य धनराशि, कौन सी धनराशि निश्चित नहीं है। देखिए आगे देखिए मैं ख को 500 रुपए, उसमें से पहले वह धन काटकर, कौन सा धन काटकर, वो भी निश्चित नहीं, और दूसरा शर्त लगा रहे हो पहले वह धन काटकर, जबकि ये अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है। फिर देखिए आगे लिखता है गय के साथ अपने विवाह के 7 दिन के बाद मैं ख को 500 रुपए भुगतान करने का वचन देता हूं। यहां भी शर्त लगा रहा है कि पहले मैं जरा गय से विवाह कर लूं, उसके 7 दिन बाद आपको इतने रुपए दूंगा। यहां भी कंडीशन है। आगे वाली में देखेंगे उसमें भी कंडीशन है। तो साहब इफ देयर इज एन कंडीशनल प्रॉमिस, द प्रॉमिस कैन नॉट बी द प्रोमिसरी नोट। इज दिस क्लियर? बस मैं ठीक है, मतलब इतना तो पढ़ा पा रहा हूं, तो 10 मिनट और लूंगा, ठीक है? देखिए मैं सेक्शन नंबर 1 पढ़ देता हूं पहले, है ना। उसमें लिखा है इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है, किंतु इसमें दी गई कोई भी बात इंडियन पेपर करेंसी एक्ट, जो अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, उसकी धारा 31 हो गई है ना, या किसी प्राच्य भाषा में लिखी गई किसी भी लिखत से संबंधित स्थानीय प्रथा पर प्रभाव नहीं डालेगी। ये कहता है कि साहब ये जो एक्ट है पूरे भारत में लागू होगा, लेकिन कहाँ लागू नहीं होगा? एक तो इंडियन पेपर करेंसी एक्ट की सेक्शन 21, जो आज की तारीख में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट की सेक्शन 31 है, और दूसरा लिखा जो प्राच्य भाषा में लिखी गई, ओरिएंटल लैंग्वेज में लिखी गई जो लिखत थी, उनसे संबंधित जो लोकल यूजेस थी, कस्टम्स थी, उन कस्टमों को प्रभावित नहीं करेगी। तो ये जो प्राच्य भाषा है ये बेसिकली एशियन जो कंट्रीज थी उन कंट्रीज की भाषा थी, और इन प्राच्य भाषाओं में जो लिखत लिखी जाती थी उन्हें हुंडी और रुक्का कहा जाता था। हुंडी रुक्का ये तो बाद में आई है, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, चेक। पहले साहूकार से, कोठी से, उसे कोठी बोलते थे, कोठी से जाओ वहां हुंडी लिखो, पैसा ले आओ, फिर उसका नाम कोठी का बदल के साहूकार हुआ, फिर तब फाइनली जाके बैंकार हुआ।
कि बैंकर का मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपने ग्राहक से धन उधार लेता है, इस शर्त के साथ कि जब भी आप विड्रॉ करना चाहो विड्रॉ करोगे, और ये भी गारंटी देता है कि जो धनराशि आप मुझे दे रहे हैं उस धनराशि के चेक भी मैं एक्सेप्ट करूंगा आपके। तो यहाँ सब बैंकर और हमारे बीच, यानी कि आज की तारीख में मैं बात करूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और मेरे बीच, क्रेडिटर और बोरोवर का संबंध है। मैं क्रेडिट देने वाला हूं और वो बोरोवर उधार लेने वाला है, बैंक। इज दिस क्लियर? तो भाई ये कुछ सेक्शंस हैं, इसमें 25 तक आप देख लीजिएगा। वैसे मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती नहीं है, लेकिन आप देख लेना फिर भी। और बाकी मैंने आपको पीछे से कुछ पढ़ाई दी। कल हम मुस्लिम लॉ वाले दोनों सब्जेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो फिर और बेहतर तरीके से आप लोगों तक सामग्री पहुंचाई जाएगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।